अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने टॉपिक जो पढ़ा था वो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और क्वेश्चन एक्सरसाइज थी 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे जिसका हम लोगों ने 14 पार्ट देखा था। अब हम इसका देखेंगे 15 पार्ट। 15th पार्ट में हमारे पास है क्या कि जो गिवन इंटीग्रल है दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, यानी जो फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है वो क्या है, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर x sin x cos x dx। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमें पता है कि उसमें हमारे पास कितने फंक्शंस होते थे, दो फंक्शंस होते थे, f ऑफ x एंड g ऑफ x। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितने फंक्शंस हैं, तीन फंक्शंस हैं, e रेज़ टू पावर x sin x cos x। ठीक है, तो अब हमने देखना ये है कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को किस तरह से यूज करना है। साइन एक्स और कॉस एक्स चूंकि ये मेरे पास हैं तो मुझे ये पता है कि अगर मैं इसके साथ 2 लगा दूं, यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर दूं, तो फिर ये प्रोडक्ट की आइडेंटिटीज बन जाएंगी जो कि किसको, प्रोडक्ट को किस में चेंज करती हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं इस एक्सप्रेशन को 2 के साथ। ये मैंने 2 के साथ डिवाइड किया इंटू e रेज़ टू पावर x और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 sin x इंटू cos x dx आ गया। अब 2 sin x cos x मेरे पास क्या होता है, sin 2x, sin की डबल एंगल आइडेंटिटी, sin 2x which is equals to 2 sin x cos x। तो ये बेसिकली जो 2 था वो 2 sin x cos x क्या बन गया, sin 2x। और अब इसके अंदर दो फंक्शंस बन गए, एक फंक्शन आ गया e रेज़ टू पावर x और दूसरा फंक्शन आ गया sin 2x। अब जो e रेज़ टू पावर x फंक्शन है वो ऐसा फंक्शन है कि जिसका हम डेरिवेटिव लें d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू पावर x लें तो वो भी e रेज़ टू पावर x होता है, और अगर हम इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर x लें तो वो भी e रेज़ टू पावर x प्लस c होता है। साइन जो फंक्शन है sin 2x उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है और उसका इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस में फिर हमारी मर्जी होती है कि हम जो है वो किस फंक्शन को एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और किसको एज अ सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। लेकिन ज्यादातर केसेस में हम e रेज़ टू पावर x सिंपल फंक्शन होता है तो हम उसको फर्स्ट फंक्शन ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया 1 i, हमने इस इंटीग्रल को, पूरे इंटीग्रल को हमने i का नाम दे दिया, i स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू 1/2, जो कांस्टेंट है वो बाहर है। अगले दो फंक्शंस के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। फर्स्ट फंक्शन था e रेज़ टू पावर x एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज sin 2x का इंटीग्रल व्हिच इज माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रल साइन d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू पावर x, उसका आंसर e रेज़ टू पावर x इनटू इंटीग्रल ऑफ sin 2x जिसका इंटीग्रल क्या है, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 और dx, ये इससे इंटीग्रल साइन की वजह से। अब इसको एवेलुएट करते हैं, -1/2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो अंदर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस साइन आ गया 1/4 e रेज़ टू पावर x cos 2x प्लस ये माइनस जो cos 2x के साथ है और ये बाहर वाला माइनस 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 हो गया, प्लस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर x cos 2x dx। अब एक टर्म तो इंटीग्रेशन की मेरे पास इस आई इंटीग्रल की सॉल्व होगी और एक अभी रहती है जिसको हमने सॉल्व करना है, जिसके साथ इंटीग्रेशन का साइन भी है, 1/4 इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर x sin cos 2x dx। ये चूंकि अभी इंटीग्रल साइन मौजूद है सो इसको मजीद इंटीग्रेट करने की जरूरत है। अब इसमें देखूं तो यहाँ पर भी मेरे पास बेसिकली दो फंक्शंस आ गए, एक e रेज़ टू पावर x आ गया, दूसरा cos 2x आ गया। सही, तो इधर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगी और इधर भी सेम वही केस है कि e रेज़ टू पावर x ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है और इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली cos 2x ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है और इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करता है। तो हम अपनी आसानी के लिए e रेज़ टू पावर x जो है उसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं और cos 2x को सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। अब ये जो i इंटीग्रल था इसकी फर्स्ट टर्म चूंकि सॉल्व हो चुकी है सो वो एज इट इज सारे स्टेप्स में साथ साथ चलती रहेगी। तो फर्स्ट टर्म प्लस 1/4 इंटू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, e रेज़ टू पावर x cos 2x का इंटीग्रल sin 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रल sin e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x इंटू cos 2x का इंटीग्रल sin 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। sin 2x cos 2x का जो इंटीग्रल है दैट इज इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होता है,
साइन एक्स होता है, इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x, 2x यहाँ पर उसका एंगल है, तो आंसर क्या होगा साइन 2x, और फिर जो एंगल होता है उसका जो भी डेरिवेटिव होता है वो यहाँ पर डिवाइड होता है। तो एंगल चूंकि इस केस में 2x था, सो उसका डेरिवेटिव क्या हुआ 2, सो वो डिवाइड होगा, ठीक है। माइनस पहली टर्म एज इट इज, आगे क्या हुआ 1/4 अंदर वाले से मल्टीप्लाई हुआ 2 से, 1/8 e रेज़ टू पावर x sin 2x प्लस माइनस माइनस 1/8 इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर x sin 2x dx, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पर फिर दोबारा इंटीग्रल आ गया और फिर दो फंक्शन हैं, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन हमने इसको ऐसे नहीं करना। इसमें होगा क्या कि आप देखें तो ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया है इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर x sin 2x, ये बेसिकली मेरे पास इक्वेशन नंबर जो 1 थी ये वो पड़ी हुई है। उसमें भी क्या था i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर x sin 2x dx। हमने शुरू में इसको इस इंटीग्रल को i से इसलिए डिनोट किया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन दोबारा वापस आ जाता है, यानी कि हम हमने स्टेप्स सॉल्व किए तो दोबारा हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया, क्योंकि इन दोनों फंक्शन के ना तो डेरिवेटिव ने एंड होना है ना इनके इंटीग्रेशन ने खत्म होना है, ये बार बार इंटीग्रेट और वो डेरिवेटिव इनके यूज होते रहेंगे बीच में, तो इस वजह से इनको आई से डिनोट करते हैं ताकि क्वेश्चन को टर्मिनेट किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो हम क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशन चूंकि मेरे पास 1 में इन्वॉल्व है, तो इसको हम i का नाम दे देते हैं। सो -1/8 है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या था i था, और अगर देखा जाए तो इक्वेशन 2 में ये जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व कर दिया और ये 2 इधर चला गया तो दिस इज 2i हो गया, तो -1/8 2i, और प्लस चूंकि हम इंटीग्रल हमने सॉल्व कर लिए हैं सो c1 का हमने नाम दे दिया। C1 का नाम हमने इसलिए दिया है ताकि C की बजाय, ताकि हम जब आगे और अगर हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आए तो जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसके अंदर हम C रखेंगे, बाकी को हम C1 C आप प्राइम कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। तो ये मेरे पास हो गया, दिस इज -2 और 8 का कैंसिल हो गए, 1/4 i आ गया, -1/4 i था लेफ्ट पे चला गया तो प्लस दिस इज 1/4 i आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, यानी कि ये वाला जो i जो है वो हमारे पास इधर आया, i प्लस 1/4 i विच इज इक्वल्स टू -1/4 e रेज़ टू पावर x cos 2x प्लस 1/8 e रेज़ टू पावर x sin 2x प्लस c1। अब इस i वाले एक्सप्रेशन को हमने चूंकि i है और फ्रैक्शन में है, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 5/4 i आ गया, ये बाकी एक्सप्रेशन है। हमने सिर्फ i यानी कि i क्या था, इंटीग्रेट द फंक्शन, तो i रखना है, ये 5/4 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो 4/5 बन जाएगा, 4/5 आ गया, और ये दो अंदर टर्म्स है। अब 4/5 अंदर वाली टर्म्स से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो रहा है और C1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4/5 C1। अब वो जो 4/5 C1 है, C1 भी कांस्टेंट को शो करता है, 4/5 भी कांस्टेंट है, सो इसीलिए हमने इसका नाम C1 रखा था ताकि हम इसको लास्ट में जो है ना वो उस तरह कहते हैं कर सकें, C से रिप्लेस कर सकें। सो 4/5 C1 को हमने C से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास C आ गया और I आ गया, और इसमें से कॉमन निकल रहा है 1/5 e रेज़ टू पावर x, और फिर इनटू माइनस cos 2x प्लस 1/2 sin 2x प्लस c, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमने एक तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि एक तो हमारे पास जब 3 फंक्शन थे तो उसको हमने 2 में कैसे किया, दूसरी चीज कि हम इनको आई का नाम क्यों दे रहे होते हैं। आई का हर वो इंटीग्रल वाला क्वेश्चन जिसके अंदर हमें लगे कि जो फंक्शंस मौजूद हैं अगर उनके डेरिवेटिव भी खत्म नहीं होते, वो भी चलते जाते हैं और इंटीग्रल्स भी चलते जाते हैं, यानी कि कंटिन्यू रहते हैं, वो खत्म नहीं होते, तो फिर इसका मतलब है कि उन क्वेश्चंस को हम जब भी सॉल्व करेंगे तो चाहे एक स्टेप के बाद या 2 स्टेप के बाद दोबारा उसके सोल्यूशन के अंदर वो क्वेश्चन की टर्म बन जाएगी, जिसको खत्म करने के लिए फिर हमने पीछे उसको लाजमी नाम देना है, तो और वो फिर आगे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्वेश्चन करते वक्त उसको आई का नाम स्टार्ट में नहीं दिया, आप असेस नहीं कर पाए कि ये रिपीट होगा या नहीं होगा, तो आपने क्या करना है कि जब देखा ना कि वही क्वेश्चन दोबारा बन गया तो तब उसको आई का नाम दे दें, वहां से आप उसको आई का नाम देंगे तो वो आपका क्या करेगा कि उसको क्या कहते हैं उसको उस वक्त भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब ये अगला जो पार्ट है वो देखें आप, 16th वन, इंटीग्रल ऑफ x sin x cos x।
तीन फंक्शंस हैं, साइन एक्स कॉस एक्स है, उसका हमें पता चल गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जब डिवाइड किया वो फालतू था, वो बाहर रहा, इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन 2x dx आ गया। यहाँ पर मैंने आई का नाम उसको नहीं दिया, आई से हमने उसको रिप्रेजेंट नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो एक फंक्शन है वो x है और दूसरा साइन 2x है, और x का मुझे पता है कि जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो वो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो वो उस वेरिएबल को खत्म कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे क्वेश्चन को देख के ही हमें पता चले कि उसमें रिडक्शन, वो रिड्यूस कर देगा पावर को, वेरिएबल की पावर्स को, तो फिर हमें आई नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस वजह से हमने उसको फर्स्ट फंक्शन जो है वो आई के एक्स कह दिया, सेकंड फंक्शन हमने साइन 2x कह दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, वो आप इसको खुद से देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 17th पार्ट, इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। दो फंक्शंस है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन x है, क्योंकि हमें पता है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो जो है वो हमारे पास क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स को एज अ सेकंड फंक्शन लूं तो सेकंड फंक्शन के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई होता है, तो इंटीग्रल ऑफ जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसका एज इट इज डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, और ऑलरेडी हम पिछली एक्सरसाइजेस में देख चुके हैं कि जब भी हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आया या कॉस स्क्वायर एक्स आया तो हमने उसको कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटी के साथ रिलेट किया ताकि उसका वो स्क्वायर खत्म हो सके और वो एंगल जो है उसका एक्सप्रेशन की पावर 1 हो सके। सो हमने अगेन यहाँ पर भी वही काम किया कि कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटी यूज की जो 2x को रिलेट करती है cos square x के साथ, तो cos 2x is equals to 2 cos square x minus 1, so cos square x is equal to 1 plus cos 2x divided by 2। तो यहाँ पर हमने cos square x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, 1 plus cos 2x divided by 2 dx। 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर चला गया, 1/2 इंटीग्रल ऑफ x into 1 plus cos 2x dx। x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और चूंकि बीच में प्लस साइन है इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1/2 इंटीग्रल ऑफ x dx, ये प्लस है, 1/2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 इंटीग्रल ऑफ x cos 2x dx। ठीक है, पहला क्या हुआ, 1/2 इंटीग्रल ऑफ x का आंसर क्या होता है x²/2 प्लस 1/2, और ये मेरे पास क्या आ गया x इंटू cos 2x। अब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और cos 2x भी ऐसा फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। x को हमने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लिया, cos 2x को हमने सेकंड फंक्शन कंसीडर किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया। ठीक है, तो ये आगे से आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ ln of x square dx। ln of x square dx, ठीक है, तो एक फंक्शन है, इसका मतलब है यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा। फिर दूसरी चीज ये कि चूंकि ln of x जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उसका इंटीग्रल नहीं है, सो उसको एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और 1 को एज अ सेकंड फंक्शन अप्लाई करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ln of x स्क्वायर लिया, सेकंड फंक्शन हमने 1 ले लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया,